जय हिंद। महाजनपद्स के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी घनसंघ और किंगडम्स के डिफरेंस के बारे में और हमने शुरुआत कर दी थी प्री एमिनेंस ऑफ मगध के बारे में। प्री एमिनेंस ऑफ मगध की बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे एक तो हर्यंक डायनेस्टी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, फिर हम बात करेंगे नंदा डायनेस्टी के बारे में और अल्टीमेटली हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे अबाउट द कॉजेस ऑफ मगध सक्सेस के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्यंक डायनेस्टी के बारे में। मगध को द पावरफुल मगध बनाने की शुरुआत इस हर्यंक डायनेस्टी ने की। हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर प्रोबेबली बिंबिसार के ग्रैंडफादर थे। बिंबिसार के ग्रैंडफादर ने प्रोबेबली इस हर्यंक डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी लगभग 566 बीसी में। हमने पढ़ा था इससे पिछले सेशन में, महावामशा नाम का जो टेक्स्ट है उसमें बताया गया है कि बिंबिसार को राजा के तौर पर गद्दी पे उनके फादर ने बिठाया, विच मींस कि बिंबिसार इस हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर नहीं थे। हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर प्रोबेबली बिंबिसार के ग्रैंडफादर थे जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी लगभग 566 बीसी में। लेकिन एक्चुअल फाउंडेशन की अगर बात करें, मगध को मगध बनाने की शुरुआत की अगर बात करें, तो वो जो एक्चुअल फाउंडेशन है इस हर्यंक डायनेस्टी की वो किसने रखी? वो रखी बिंबिसार ने। और बिंबिसार ने रूल किया लगभग 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक। हमने पढ़ा था इससे पिछले सेशन में कि 15 साल की उम्र में बिंबिसार को राजा बना दिया गया था, बिंबिसार को राजगद्दी पे बिठा दिया गया था। तो हर्यंक डायनेस्टी की जो एक्चुअल फाउंडेशन है वो किसने रखी? वो बिंबिसार ने रखी। और बिंबिसार जो है वो गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के कंटेम्पररी थे। और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, बिंबिसार गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के कंटेम्पररी थे और दोनों को रिस्पेक्ट भी करते थे। बिंबिसार ने अपनी कैपिटल बनाया राजगृह को, और राजगृह को कैपिटल बनाने के पीछे रीजन था, राजगृह को अटैक करना, राजगृह को जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था बिकॉज इट वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स। राजगृह के इर्द गिर्द 5 हिल्स देखने को मिलती थी और जो ओपनिंग्स हुआ करती थी उनको स्टोन से कवर कर दिया जाता था। तो राजगृह को अटैक करना, जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इस वजह से बिंबिसार ने अपनी कैपिटल बनाया राजगृह को। बिंबिसार को सेनिया भी बुलाया जाता है और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार को सेनिया भी बुलाया जाता है। और सेनिया क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज बिंबिसार वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखने वाले पहले राजा बने बिंबिसार। इनकी खुद की आर्मी हुआ करती थी। इससे पहले तक क्या होता था? राजा जो है वो ट्राइबल क्लेन्स के ऊपर डिपेंड करता था आर्मी के लिए। राजा के पास में अपनी खुद की आर्मी नहीं होती थी। राजा को जब जरूरत होती थी तो इन क्लेन्स को बुलाया जाता था और ये जो क्लेन्स हुआ करते थे ये राजा के बिहाफ पे वॉर को लड़ते थे। लेकिन बिंबिसार वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी और इसलिए इनको सेनिया भी बुलाया जाता है। अच्छा, बिंबिसार के अर्ली डेज के दौरान उनकी राइवलरी थी अवंती किंग प्रद्योत के साथ में। अवंती किंग प्रद्योत, इनके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इनके साथ में बिंबिसार की राइवलरी थी, लेकिन लेटर ऑन ये दोस्त बन जाएंगे, ये फ्रेंड्स बन जाएंगे। इनफैक्ट इतने अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे कि जब प्रद्योत को जॉन्डिस होगा तो बिंबिसार अपने रॉयल फिजिशियन जीविका को भेजेंगे उज्जैन इनके इलाज के लिए। बट हाँ, इनिशियल डेज में अवंती के साथ में बिंबिसार की राइवलरी थी। बिंबिसार ने अंग को भी कॉन्कर किया। अंग जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट महाजनपद हुआ करता था। ब्रह्मदत्त को हरा के बिंबिसार ने अंग को कॉन्कर किया। और इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि बिंबिसार की 3 प्रोंग्ड पॉलिसी थी और इस 3 प्रोंग्ड पॉलिसी के तहत 3 चीजें कंसीडर की जाती थी। एक तो बिंबिसार ने फोकस किया मैट्रिमोनियल अलायंसेस के ऊपर। दूसरा, बिंबिसार ने फोकस किया मजबूत रूलर्स के साथ में फ्रेंडशिप बनाने के ऊपर। और तीसरा, जो वीक रूलर्स हुआ करते थे उनके साथ में कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को फॉलो किया बिंबिसार ने। तो बिंबिसार ने अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 3 मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए।
इन्होंने 3 शादियां की, इनकी 3 बीवियां थी। इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो बिलोंग करती थी कौशल से। कौशल जो कि अपने आप में बेहद पावरफुल महाजनपद हुआ करता था, वहां से बिलोंग करती थी इनकी फर्स्ट वाइफ। और इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था? इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम था महाकौशल। और अपनी इस पहली शादी में इनको काशी जो है वो डाउरी के तौर पे मिली। काशी जहां से बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू मिलता था, इट वॉज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। काशी अपने आप में हमेशा से इंपॉर्टेंट जगह रही है। काशी इनको डाउरी के तौर पे मिली इस पहली शादी में। पहली वाइफ का नाम महाकौशल, बिलोंग कहां से करती थी? कौशल से बिलोंग करती थी। इनकी जो सेकंड वाइफ थी वो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी जिनका नाम था चेलना। और लिच्छवी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट क्लेन, बेहद इंपॉर्टेंट ट्राइब हुआ करती थी। चेलना इनकी सेकंड वाइफ थी जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी। इनफैक्ट चेलना से ही इनका बेटा हुआ अजात शत्रु, जो कि आगे जाके इनका सक्सेसर बनेगा। और इनकी थर्ड वाइफ जो है वो डॉटर थी चीफ ऑफ मदर क्लेन की। ये जो मदर क्लेन पंजाब में देखने को मिलती थी, ये भी अपने आप में बेहद पावरफुल क्लेन हुआ करती थी। इसके चीफ की डॉटर थी इनकी थर्ड वाइफ। अच्छा, ये जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए गए, इनके पीछे एक रीजन ये भी था कि बिंबिसार जो है वो अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहे थे। वो मजबूत किंगडम्स के साथ में, महाजनपद के साथ में, मजबूत रूलर्स के साथ में एक फ्रेंडशिप स्टेब्लिश कर रहे थे। ऐसा भी माना जाता है कि गांधार के रूलर पुष्करेश्वरिन ने एम्बसी भेजी थी बिंबिसार के पास में, तो उस दौर में गांधार के साथ में भी ये अपने रिलेशंस को स्टेब्लिश कर रहे थे। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। देखो, बिंबिसार इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ हयंग डायनेस्टी, या फिर ये कहें कि मगध को, द पावरफुल मगध बनाने की शुरुआत किसने की? बिंबिसार ने की। बिंबिसार जो है वो बुद्धा और महावीर दोनों के कंटेम्पररी थे। बिंबिसार ने अपनी कैपिटल राजगृह को बनाया, और उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि राजगृह जो है वो 5 हिल से सराउंडेड था, इसलिए इसको अटैक करना, जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बिंबिसार को सेनिया भी बुलाया जाता है, और क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। बाकी इन्होंने अंग को कॉन्कर किया। इनिशियली इनकी अवंती के साथ में राइवलरी थी। इनकी जो पॉलिसी है उनमें 3 एस्पेक्ट्स कंसीडर किए गए। एक तो फोकस किया गया मैट्रिमोनियल अलायंसेस के ऊपर, दूसरा फोकस किया गया स्ट्रॉन्ग रूलर्स के साथ में फ्रेंडशिप के ऊपर, और तीसरा वीक रूलर्स के लिए कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को फॉलो किया गया। 3 मैट्रिमोनियल अलायंसेस इन्होंने बनाई, 3 शादियां की। पहली वाइफ इनकी कौशल को बिलोंग करती थी, नाम था महाकौशल। दूसरी वाइफ इनकी लिच्छवी प्रिंसेस थी, नाम था चेलना। और तीसरी वाइफ जो है वो पंजाब की मदर क्लेन को बिलोंग करती थी। तो ये 3 मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने बनाए। गांधार के रूलर ने एम्बसी भेजी बिंबिसार के पास में, तो ये भी दिखा था कि गांधार के साथ में भी रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, बिंबिसार के सक्सेसर हुए अजात शत्रु, और अजात शत्रु जो है वो बिंबिसार के बेटे थे। ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज वेरी इम्पेशेंट, और इन्होंने अपने फादर को ही मार दिया। अजात शत्रु ने अपने फादर बिंबिसार को मारा और गद्दी पे बैठ गए। इस हरिंग डायनेस्टी में अगर कोई सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा अग्रेसिव रूलर हुआ है तो वो हुआ है अजात शत्रु। देख ही सकते हो, अपने फादर को मार के गद्दी पे बैठ रहा है, तो अग्रेसिव होगा ही, और मोस्ट पावरफुल भी रहा। और इनकी पॉलिसी बड़ी सिंपल थी। इनकी पॉलिसी एक्सपेंशन थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, कि आर्मी के सपोर्ट से मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू एक्सपेंड करना है। इनफैक्ट एक्सपेंशन इस हद तक कि इन्होंने कौशल को भी एनेक्स किया। कौशल जहां से बिंबिसार की पहली वाइफ बिलोंग करती थी, महाकौशल, उस कौशल को भी एनेक्स करके मगध का हिस्सा बनाया अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने राजगृह का फोर्टिफिकेशन की भी शुरुआत करी। राजगृह के फोर्टिफिकेशन की शुरुआत अजातशत्रु ने की। बेसिकली अवंती से कुछ डेंजर था, तो ये जो अवंती किंगडम से डेंजर दिख रहा था अजातशत्रु को, उससे प्रोटेक्शन के तौर पे इन्होंने राजगृह के फोर्टिफिकेशन की शुरुआत करी। अच्छा, अजातशत्रु ने मिलिट्री वेपन्स के तौर पे 2 बड़े इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स को यूज किया। एक को बुलाया जाता है महाशिला कंथक,
और दूसरे को बोला जाता है रथ मूसला। एक को क्या बोला जाता है, महाशिला कंतक, और दूसरे को बोला जाता है रथ मूसला। अगर आपने बाहुबली देखी है तो शायद आपको समझ में आए। प्रभास वो एक स्टोन्स फेंकने के लिए मशीन को यूज करता है, वो वॉर इंजन जैसी मशीन होती है, वो होती है महाशिला कंतक, एक तरीके से महाशिला कंतक। और राणा जिस मशीन को यूज करता है वो एक लेके जाता है मशीन जिसमें वो चाकू घूमते रहते हैं और लोग कटते जाते हैं, मास किलिंग के लिए यूज की जाती है, उसको बोलते हैं रथ मूसला। तो ये जो दो इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स हैं, ये दोनों इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स किसने यूज किए, अजात शत्रु ने यूज किए। और यहां से दिख रहा होगा आपको, ये बहुत ही अग्रेसिव रूलर था, ऐसी मशीन यूज कर रहा है जो कि बिना सोचे समझे मास किलिंग्स कर रही हैं। बुद्धा पास्ड अवे ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजात शत्रु। अजात शत्रु के रूल के दौरान ही बुद्धा पास्ड अवे। अजात शत्रु ने ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को भी ऑर्गेनाइज किया था। इन चीजों के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, बेसिक जानकारी है। देखो, अजात शत्रु की अगर बात करें तो ये बिंबिसार के बेटे थे, अपने फादर को मार के ही गद्दी पे बैठे थे। इस डायनेस्टी के सबसे पावरफुल और सबसे अग्रेसिव रूलर हुए, और इनकी पॉलिसी थी बड़ी सिंपल, एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री। कौशल तक को इन्होंने एनेक्स किया, राजगृह की फोर्टिफिकेशन की भी शुरुआत करी। दो इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स इन्होंने यूज किए, एक महाशिला कंतक जो कि यूज किया जाता था स्टोन्स को थ्रो करने के लिए, और दूसरा रथ मूसला जो कि यूज किया जाता था मास किलिंग्स के लिए। बुद्धा पास्ड अवे ड्यूरिंग हिज रेन ओनली, और अजात शत्रु ने ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को भी ऑर्गेनाइज किया था। बेहद सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, अजात शत्रु के बाद आए उदयन, और उदयन ने नई कैपिटल स्टेब्लिश करी, कहां पे, पाटलिपुत्र में। जो मॉडर्न डे पटना वाला रीजन है पाटलिपुत्र, वहां पे इन्होंने अपनी नई कैपिटल को स्टेब्लिश किया। और पाटलिपुत्र भी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। क्यों? बिकॉज गंगा और सोन रिवर के कॉन्फ्रेंस पे पाटलिपुत्र लोकेटेड है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। मगध के सेंटर में भी, उस दौर में जो मगध एम्पायर था उसका ऑलमोस्ट सेंटर पाटलिपुत्र पे ही लाया करता था, तो चारों तरफ एक्सेस करना भी इजी था। तो इन्होंने नई कैपिटल बनाया पाटलिपुत्र को। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनका मर्डर कर दिया गया था एट द इंस्टिगेशन ऑफ पलक द किंग ऑफ अवंती। अवंती के राजा पलक के इंस्टिगेशन पे इनका शायद मर्डर कर दिया गया था, ऐसा माना जाता है। बट हाँ, उदयन के केस में सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि इन्होंने नई कैपिटल को स्टैब्लिश किया, कहां पे, पाटलिपुत्र में। बेहद सिंपल। ये जो हर्यंग डायनेस्टी है, इससे मोटा मोटा इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है। अगर इतना भी चीजें दिमाग में रखोगे तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। होपफुली हर्यंग डायनेस्टी का जो फ्लो है वो आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, हर्यंग डायनेस्टी के बाद पावर में आई शिशुनाग डायनेस्टी। और शिशुनाग की कहानी क्या है? ये जो शिशुनाग हुआ करते थे, ये पहले वायसरॉय हुआ करते थे या अमात्य हुआ करते थे। अमात्य का मतलब होता था हाई रैंकिंग ऑफिशियल। वाराणसी में अमात्य हुआ करते थे, हाई रैंकिंग ऑफिशियल हुआ करते थे शिशुनाग। जब उदयन पास्ड अवे तो जो सक्सेसर्स आए, उन सक्सेसर्स से लोग बेहद परेशान थे, और लोगों ने खुद ने क्या किया, लोगों ने खुद ने शिशुनाग को अपॉइंट किया एज अ किंग। शिशुनाग ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की, जैसे एक तो इन्होंने टेम्परेरी कैपिटल को शिफ्ट किया और कैपिटल बनाया वैशाली को। उदयन ने कैपिटल बनाया था पाटलिपुत्र को, लेकिन शिशुनाग ने कैपिटल बनाया वैशाली को। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया शिशुनाग ने, वो क्या था, इन्होंने अवंती को हराया, और अवंती को हरा के मगध का पार्ट बनाया। जो लगभग पिछले 100 साल से अवंती और मगध के बीच में राइवलरी चली आ रही थी, कभी राइवलरी हो जाती थी, कभी फ्रेंडशिप भी हो जाती थी, लेकिन अगर मेजर पोर्शन में देखें तो राइवलरी देखने को मिलती है। उस राइवलरी को इन्होंने एक तरीके से खत्म कर दिया, बिकॉज
अवंती को इन्होंने मगध का पार्ट ही बना लिया। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शिशुनाग जो हैं उनको लोगों ने अपॉइंट किया एज अ किंग, अदरवाइज वो एक अमात्य हुआ करते थे, एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल हुआ करते थे। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की वैशाली और अवंती को इन्होंने हराया। फिर आए काल अशोक, और ये जो काल अशोक हैं ये शिशुनाग के सक्सेसर भी थे और बेटे भी थे। काल अशोक को पुराण के अंदर काका वर्ण भी बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? काका वर्ण भी बुलाया गया है। काल अशोक को ही पुराण के अंदर क्या बुलाया गया है? काका वर्ण भी बुलाया गया है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उसको ऑर्गेनाइज किसने किया? काल अशोक ने किया। और काल अशोक ने वापस से कैपिटल को शिफ्ट किया कहां पे? पाटलिपुत्र में। कहां पे शिफ्ट किया? वापस से कैपिटल को कहां पे शिफ्ट किया? पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया। दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो पुराण के अंदर काका वर्ण किसको बुलाया जाता है? काल अशोक को बुलाया जाता है। और दूसरा, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने ऑर्गेनाइज किया? काल अशोक ने ऑर्गेनाइज किया। अच्छा, शिशुनाग डायनेस्टी के बाद पावर में नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। नंदा डायनेस्टी वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। और इसके सबसे पहले राजा हुए महापद्मनंदा। महापद्मनंदा को पाली टेक्स्ट के अंदर उग्रसेन भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? उग्रसेन भी बुलाया जाता है। महापद्मनंदा को पाली टेक्स्ट के अंदर उग्रसेन भी बुलाया जाता है। उग्रसेन क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज इनके पास में अपनी खुद की लंबी चौड़ी आर्मी थी और इस वजह से इनको उग्रसेन भी बुलाया जाता है। अब देखो, ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, तो अब अलग अलग व्यूज हैं। जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये जो महापद्मनंदा है ये सो कॉल्ड लो कास्ट को बिलोंग करते थे, या फिर कम से कम किसी नॉन क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग करते थे। जो हमारे पुराण हैं वो ये कहते हैं कि ये शिशुनाग डायनेस्टी के एक राजा के बेटे थे, लेकिन इनकी जो मदर थी वो एक शूद्र वुमेन थी और इसलिए नंदास को बुलाया जाता है अधार्मिक। बेसिकली ऐसे लोग जो कि धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, बिकॉज उस दौर में धर्म ये था ना कि क्षत्रिय लोग जो हैं वो राजा बनेंगे। लेकिन ये जो नंदा डायनेस्टी है ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है। और जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, जो हमारे पुराण हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ये क्षत्रिय कम्युनिटी को बिलोंग करते ही नहीं थे, ये नॉन क्षत्रिय थे, या ये शूद्र थे, या ये लो कास्ट को बिलोंग करते थे। तो इनको क्या बुलाया गया? इनको अधार्मिक बुलाया गया। बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी ये कहते हैं कि ये जो नंदा डायनेस्टी है ये अनंत कुल को बिलोंग करती है, मतलब अननोन लीनिएज को बिलोंग करती है। पता नहीं है इनका लीनिएज, पता नहीं है कि इनकी शुरुआत कहां से हुई। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी क्या कहते हैं कि ये जो नंदा डायनेस्टी है ये अनंत कुल को बिलोंग करती है। लेकिन महापद्मनंदा अपने आप में इंपॉर्टेंट राजा हुए। इनफैक्ट ही वॉज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया। ट्रू सेंस में अगर एम्पायर बिल्डिंग की शुरुआत किसी ने की तो महापद्मनंदा ने की। महापद्मनंदा एकरत बुलाया करते थे खुद को। एकरत का मतलब सोल सोवरेन, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा राजा जिसने बाकी सभी रूलिंग प्रिंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और वो एकरत है, अकेला सोल सोवरेन है। तो एकरत बुलाया जाता था इनको, महापद्मनंदा को। इनफैक्ट महापद्मनंदा इज ऑल्सो कॉल्ड सर्व क्षत्रेंतक। सर्व क्षत्रेंतक मतलब अपरूटर ऑफ क्षत्रियास, कि जो क्षत्रिय हैं उनको अपरूट करने वाले राजा थे, उनको खत्म करने वाले राजा थे महापद्मनंदा। महापद्मनंदा ने मगध में कलिंग को ऐड किया। कलिंग जो कि आगे जाके बड़ा फेमस भी होगा। कलिंग को सबसे पहली बार मगध में किसने ऐड किया था? महापद्मनंदा ने किया था। और कलिंग को जीतने के बाद ये वहां से जिन्ना की एक इमेज लेकर आए थे विक्ट्री ट्रॉफी के तौर पे। कलिंग को मगध में ऐड किया और कौशल को भी अक्वायर किया, कौशल को भी हराया। तो महापद्मनंदा अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट राजा हुए इस नंदा डायनेस्टी के। इनफैक्ट जो रेवेन्यू कलेक्शन या टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है उसको इन्होंने बड़ा ही मेथडोलिकली एकदम प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया। ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने की शुरुआत करी। और जब रेवेन्यू आएगा तो कोई भी डायनेस्टी, कोई भी किंगडम पावरफुल होता ही होता है। काम भी किए इन्होंने बहुत सारे, जैसे खूब सारे कैनाल्स बनवाए, खूब सारा इरिगेशन का कामकाज किया, तो काम भी खूब सारे किए।
अब देखो, महापद्म नंदा, एक तो ये जो नंदा डायनेस्टी है इससे रिलेटेड पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी देखने को मिलती है। महापद्म नंदा को उग्रसेन भी बुलाया जाता है पाली टेक्स्ट के अंदर, बिकॉज इनके पास में लंबी चौड़ी आर्मी हुआ करती थी। एक जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, ये लो कास्ट को बिलोंग करते थे, उस दौर के हिसाब से प्रॉब्लम थी। तो जो हमारे पुराण हैं उनमें इन जो नंदा डायनेस्टी के राजा लोग हैं इनको क्या बुलाएगा, अधार्मिक बुलाया गया है। क्या बुलाया गया, अधार्मिक। अदरवाइज महापद्म नंदा वॉज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया। खुद को एकरथ बुलाया करते थे, खुद को सोल सोवरेन बुलाया करते थे। महापद्म नंदा को सर्व क्षत्रियन तक भी बुलाया जाता है, अपरूटर ऑफ क्षत्रिय भी बुलाया जाता है। कलिंग को इन्होंने मगध में ऐड किया, कौशल को इन्होंने मगध में ऐड किया। अच्छा, ये जो नंदा डायनेस्टी है इसके लास्ट इंपॉर्टेंट राजा हुए धनानंद, और धनानंद को जेंड्रेमस बुलाया जाता है ग्रीक क्लासिकल टेक्स्ट में। जो ग्रीक क्लासिकल टेक्स्ट देखने को मिलते हैं उन ग्रीक क्लासिकल टेक्स्ट के अंदर जेंड्रेमस बुलाया जाता है धनानंद को। और धनानंद के पास में भी लंबी चौड़ी आर्मी हुआ करती थी। इनफैक्ट जब अलेक्जेंडर ने पंजाब को अटैक किया तो अलेक्जेंडर का जो एडवांस है टुवर्ड्स मगध, उसको धनानंद की ये जो लंबी चौड़ी आर्मी है ये स्टॉप करने में सक्सेसफुल हो पाई थी। तो आप सोच सकते हो कि अलेक्जेंडर की आर्मी को रोक पाई है, विच मींस कि बहुत ही लंबी चौड़ी आर्मी हुआ करती थी। जब मैं ऑलमोस्ट 15-16 साल का होता था तब एक सीरियल आया करता था इस पूरी मगध की कहानी के ऊपर। उसमें धनानंद इनकी भी पूरी कहानी बताई गई है। मेरे को नाम भूल रहा है, बट हाँ अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। बड़ा खूबसूरत सीरियल था, बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया था हिस्ट्री को उसमें। अच्छा, ये जो धनानंद है ये एरोगेंट राजा था और ऑपरेसिव राजा था। इनफैक्ट अपनी जनता के ऊपर लंबे चौड़े टैक्सेस लगाए इस आदमी ने और खूब ऑपरेस किया जनता को। अल्टीमेटली चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के गाइडेंस में, चाणक्य के गाइडेंस में इस नंदा रूल को खत्म कर देंगे, धनानंद को हरा देंगे और मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करेंगे। और ये जो मौर्य डायनेस्टी है ये इमर्ज होगी एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन मगध। इस मौर्य डायनेस्टी के ऊपर अलग से पूरा चैप्टर है, वहां पे हम इन डिटेल बातचीत करेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। फिलहाल के लिए साइकिल आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो हरिंग डायनेस्टी है इसकी शुरुआत हो रही है बिंबिसार से। बिंबिसार के बाद अजात शत्रु आ रहे हैं, अजात शत्रु के बाद उदयन आ रहे हैं। ये जो नाम है, ये जो फ्लो है, ये आपको पता होना चाहिए। शिशुनाग डायनेस्टी में दो नाम आपको याद रखने हैं, एक तो शिशुनाग खुद ही है और दूसरा काल अशोक। और काल अशोक की इंपॉर्टेंस है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई है। काल अशोक को काक वर्ण बुलाया जाता है इन पुराण्स। नंदा डायनेस्टी में दो ही नाम याद रखने, महापद्म नंदा और धनानंद। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी ये। महापद्म नंदा उग्रसेन बुलाए जाते हैं पाली टेक्स्ट में, फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया कहा जाता है, एकरथ कहा जाता है, सर्व क्षत्रियन तक कहा जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें इनको याद रखो। धनानंद, धनानंद को ग्रीक क्लासिकल टेक्स्ट्स के अंदर जेंड्रेमस के नाम से बुलाया गया है। बेसिक सी बातचीत है। मौर्य डायनेस्टी पर अलग से चैप्टर है, वहां पे मौर्य डायनेस्टी के बारे में बातचीत करेंगे। अब बात आती है कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस। ये जो मगध इतना पावरफुल एम्पायर बन के उभरा उसके पीछे रीजंस क्या रिस्पॉन्सिबल है। एक तो एडवांटेजियस ज्योग्राफिकल पोजीशन। अगर ज्योग्राफिकल पोजीशन देखो मगध की तो बड़ी सही जगह पे लोकेटेड है। क्यों सही जगह पे लोकेटेड है, जितने भी आयरन डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल मगध का था, उनके पास में मगध लोकेटेड था। सदर्न बिहार में अगर देखोगे, छत्तीसगढ़ वाला रीजन अगर देखोगे तो आयरन डिपॉजिट्स वहीं पे देखने को मिलते हैं। और आयरन अगर बेहतर क्वालिटी का मिल रहा है, अच्छी क्वांटिटी में मिल रहा है, तो आप सुपीरियर वेपन्स बना सकते थे। तो जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, प्रॉक्सिमिटी टू आयरन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, वो अपने आप में बेनिफिशियल रही मगध की सक्सेस के लिए। दो कैपिटल्स, एक राजगृह और दूसरी पाटलिपुत्र, दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे थी। राजगृह जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, अटैक करना भी पॉसिबल नहीं था, बिकॉज इट वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स। नेचुरल फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता था राजगृह का। और पाटलिपुत्र वाटर फोर्ट जैसा हुआ करता था। गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है पाटलिपुत्र। तो एक तो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे है तो ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो वेल्थ बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी तो किंगडम पावरफुल होगा,
और दूसरा वाटर फोर्ट है भाई, दोनों तरफ से नदियां बह रही हैं, कॉन्फ्लुएंस पे नदियां हैं, तो अटैक करना इसको भी डिफिकल्ट था। तो दोनों ही कैपिटल्स ऐसी मिली मगध को जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे थी। दूसरा, ये जो मगध है, इट वॉज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ मिडिल गेंजेटिक प्लेन्स। मिडिल गेंजेटिक प्लेन्स जहां पे फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है, एलुवियल सॉइल, जहां पे पानी की कोई कमी है ही नहीं, रेनफॉल खूब होती है, फर्टाइल सॉइल है, रेनफॉल है, एग्रीकल्चर सरप्लस होगा या नहीं होगा? और अगर एग्रीकल्चर बढ़िया होगा, जो कि प्राइमरी एक्टिविटी है, तो फिर आप ट्रेड भी कर सकते हो, आप अपनी जो पॉपुलेशन है उसको फीड भी कर सकते हो, और जो बड़ी बात है, आप एक लंबी चौड़ी आर्मी को भी अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़िया हो रहा है, ट्रेड बढ़िया हो रहा है, पैसा बढ़िया आ रहा है, तो आप आर्मी भी अफोर्ड कर सकते हो। इनफैक्ट मगध वॉज द फर्स्ट स्टेट टू यूज एलिफेंट्स ऑन अ लार्ज स्केल। एलिफेंट्स जो कि अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, किसी भी लड़ाई में करते थे, लंबे चौड़े एलिफेंट्स किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको लार्ज स्केल पे यूज करने वाला अगर कोई पहला किंगडम था तो वो मगध था। और ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? बिकॉज इतनी समृद्धि है, इतना पैसा है, इतना एग्रीकल्चरल सरप्लस है, इतना ट्रेड हो रहा है कि एलिफेंट को भी अफोर्ड किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ लोकेशन से, सिर्फ ज्योग्राफिकल पोजीशन से कुछ नहीं होता है। बड़ी बात क्या थी कि मगध को सक्सेसिवली एबल और एम्बिशियस रूलर्स मिले। बिंबिसार से कहानी की शुरुआत हुई, लेकिन अजातशत्रु और ज्यादा एक्सपेंशन की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, और ज्यादा पावरफुल है। महापद्मनंदा फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया हैं। तो ऐसे एबल और एम्बिशियस रूलर्स जो हैं वो मगध को मिले, जिन्होंने मगध के एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान दिया और एक पावरफुल एम्पायर बनाया। इसके अलावा राइज ऑफ ट्रेड, टाउन्स एंड मेटल मनी। एग्रीकल्चर का सरप्लस है, आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड है, आपके पास में एबल और एम्बिशियस रूलर्स हैं, तो ट्रेड देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। पैसा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। पैसा आएगा तो टाउन्स की ग्रोथ देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। जब सिस्टम को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा, जैसे महापद्मनंदा ने किया कि टैक्स को कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जा रहा है, तो ये जब ऑफिशियल्स होंगे, मेटल मनी देखने को मिलेगी, एक स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिलेगा, तो चीजें बेहतर होंगी या नहीं होंगी? बट ऑब्वियस बातें होंगी। और जब ये चीजें बेहतर होंगी तो कोई भी किंगडम, कोई भी स्टेट पावरफुल होगा। और जब कोई भी किंगडम, कोई भी स्टेट पावरफुल होगा तो उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जब ट्रेड हो रहा है, टाउन्स की ग्रोथ हो रही है, पैसा आ रहा है, समृद्धि आ रही है, तो एक लंबी चौड़ी आर्मी को मेंटेन करना भी इजी हो जाता है, अफोर्डेबल हो जाता है। और आर्मी उस दौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट, अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ मगधन सोसाइटी मेड इट मोर एम्बिशियस फॉर एक्सपेंशन। देखो, अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर दिख ही रहा होगा आपको। एक राजा है अजातशत्रु, जो कि इतने इम्पेशेंट हैं कि अपने फादर को मार के गद्दी पे बैठ रहा है वो आदमी। एक राजा है महापद्मनंदा, चला आ रहा है कि क्षत्रिय रूल करेंगे, लेकिन उस आदमी में इतनी एबिलिटी है कि वो पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हुआ। तो ये जो अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर है इस सोसाइटी का, ये भी अपने आप में हेल्प करेगा इस एम्पायर को इतना बड़ा बनाने में। और इसके साथ आज की हमारी जो बातचीत है वो खत्म हो गई है। देखो, आपको डायनेस्टीज में जो राजा हुए हैं उनसे सिग्निफिकेंट रिलेटेड दो दो तीन तीन चीजें जो है उनको याद रखना है। बाकी कॉजेस तो आपको समझ में आनी चाहिए ऑटोमेटिकली। अगर कहानी समझ में आ रही है तो कॉजेस तो आप खुद भी लिख सकते हो। आगे की बातचीत हम आगे करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।